आज हमारे सामने एक बहुत ही व्यक्तिगत और सच कहूं तो काफी विवादास्पद लेख है। इसका शीर्षक है टूटी हुई कसम और तबाही का कानून। हाँ, मैंने पढ़ा इसे। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके अपने अनुभवों ने मतलब शादी और रिश्तों को लेकर उसकी पूरी सोच ही बदल दी। आज हम इसी स्रोत में दिए गए तर्कों, दावों और भावनाओं की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद यहाँ सही या गलत का फैसला करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि लेखक अपने इन नतीजों तक पहुंचा कैसे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये एक तरह का फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, मतलब लेखक अपनी कहानी बता रहे हैं और देखते ही देखते उनके जो पर्सनल स्टोरी है वो एक बड़े सामाजिक और कानूनी सिस्टम पर एक तीखी टिप्पणी बन जाती है। अच्छा, तो हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से इसी स्रोत पर आधारित होगी। ये एक खास अनुभव से निकला एक बहुत ही मजबूत पर एक तरफा नजरिया है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। कहानी की शुरुआत असल में काफी उम्मीद भरी है ना? हाँ, बिल्कुल। लेखक बताते हैं कि शादी से पहले तक उनकी महिलाओं के बारे में बहुत अच्छी राय थी। उन्होंने काफी मेहनत की और फिर कम उम्र में शादी कर ली। वजह, वो लिखते हैं कि वो अकेलेपन से जूझ रहे थे। उन्हें एक साथी की तलाश थी। हाँ, एक ऐसा साथी जो हर सुख दुख में साथ हो। तो वो एक पार्टनरशिप की तलाश में थे। लेकिन ये उम्मीदें टूटनी कहाँ से शुरू होती हैं? पहली दरार कहाँ पड़ती है? पहली दरार पड़ती है उम्मीदों के टकराव से। मतलब लेखक को लगता था कि शादी एक साझेदारी है जहां दोनों मिलकर घर बनाएंगे, जिम्मेदारियां उठाएंगे। लेकिन जैसा कि स्रोत में बताया गया है, उन्हें धीरे धीरे महसूस हुआ कि उनकी पत्नी की सोच बिल्कुल अलग थी। उनके अनुसार पत्नी का मानना था कि चूंकि उसके पिता ने शादी में 3 लाख रुपए खर्च किए हैं, तो अब ये पति की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उसकी हर इच्छा पूरी करे, उसे खुश रखे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे, ये तो लेखक के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी, ये सोच का एक बुनियादी अंतर था। बिना किसी बहस या सुलह की कोशिश के बस उन्हें छोड़कर चली गईं। बिना कुछ कहे? हाँ, उनके लिए ये सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं था, बल्कि उन सभी कस्मों और वादों का टूटना था जिन्हें वो बहुत पवित्र मानते थे। जैसे कि वो आग के चारों ओर 7 फेरे। हाँ, बिल्कुल। विश्वासघात की ये भावना इस कहानी के कह सकते हैं कि केंद्र में है। और ये भावना तब और गहरी हो जाती है जब ये व्यक्तिगत लड़ाई एक कानूनी लड़ाई में बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि शादी के 5.5 साल बाद पत्नी की तरफ से उन पर दहेज का मामला दर्ज कराया जाता है, जिसे लेखक पूरी तरह से झूठा बताते हैं। 5.5 साल बाद? जी। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उन्होंने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन सामने से कोई पहल नहीं हुई। बाकायदा रिसर्च करना शुरू कर दिया। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। पर ये रिसर्च किस तरह की थी? मतलब क्या ये कोई एकेडमिक रिसर्च थी या बस? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत में किसी भी तरह की एकेडमिक मेथोडोलॉजी का जिक्र नहीं है। ऐसा लगता है कि ये शोध उनके अपने अनुभवों, मिलते जुलते केस स्टडीज को पढ़ने और शायद ऑनलाइन फोरम पर लोगों से बात करने पर आधारित था। तो उनका व्यक्तिगत अनुभव ही वो चश्मा बन गया जिससे वो पूरी दुनिया को देखने लगे। हाँ, बिल्कुल। इस शोध से उनका पहला और सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकला? उनका सबसे बड़ा दावा कानूनों के दुरुपयोग को लेकर है। उनका तर्क है कि जो कानून असल में महिलाओं को सुरक्षा देने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए बनाए गए थे, वो अब एक हथियार बन गए हैं। हथियार? किस तरह का हथियार? लेख के अनुसार इन कानूनों का इस्तेमाल अब एक गेट रिच क्विक स्कीम की तरह हो रहा है। गेट रिच क्विक स्कीम? हाँ, जिसमें तलाक के जरिए गुजारा भत्ता और पति की संपत्ति का आधा हिस्सा लिया जाता है, और फिर वो कहते हैं कि महिलाएं दूसरे पुरुषों के साथ बस जाती हैं और यही प्रक्रिया दोहराती हैं। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है, मतलब एक पूरे पैटर्न का आरोप। हाँ, और ये आरोप और भी संगीन हो जाता है जब वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसी महिलाओं को भी पाया जिन्होंने सिर्फ पैसे और संपत्ति के लिए पुरुषों की हत्या तक कर दी। क्या? हत्या? जी। यहाँ लेखक अपने व्यक्तिगत धोखे के अनुभव को एक आपराधिक पैटर्न के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये एक सामाजिक महामारी है। तो एक तरफ तो कानूनों के दुरुपयोग का ये पैटर्न है, लेकिन लेखक का विश्लेषण यही नहीं रुकता। वो एक और विवादास्पद फिल्टर लगाते हैं, और वो है उम्र का। हाँ, ये एक बहुत ही तीखा और सच कहूं तो निराशावादी विभाजन है। उनके हिसाब से एक युवा लड़की और एक ज्यादा उम्र की महिला की मंशाओं में क्या फर्क होता है? स्रोत के अनुसार 16 से 23 साल की एक लड़की शायद सच्चा प्यार तलाशेगी, उसके इरादे नेक हो सकते हैं, लेकिन एक महिला जो 30 की उम्र पार कर चुकी है, उसकी तेज नजर एक पुरुष की संपत्ति और उसके पैसे पर होती है। सिर्फ पैसे पर? हाँ,
ये दिखाता है कि लेखक के लिए अब दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। जवानी में मासूमियत है और परिपक्वता में भ्रष्टाचार और लालच। ओके, यहाँ एक मिनट रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से दावे और भी गंभीर और व्यक्तिगत होने लगते हैं। वो अहंकार, तलाक और फिर एक तरह के ब्लैकमेल के पैटर्न की बात करते हैं। बिल्कुल। लेखक का मानना है कि महिलाएं अपने घर व अहंकार की वजह से पहली शादी को बहुत आसानी से तोड़ देती हैं। लेकिन इसके बाद जो पैटर्न बताया गया है वो वाकई चौंकाने वाला है। क्या पैटर्न है? आरोप ये है कि तलाक के बाद ये महिलाएं दूसरे पुरुषों के करीब आती हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। ब्लैकमेल किस लिए? 2 वजहों से। या तो उस पुरुष पर शादी करने का दबाव बनाने के लिए या फिर उससे एक बड़ी रकम ऐंठने के लिए। और धमकी क्या होती है? धमकी होती है झूठे बलात्कार के आरोप में फंसाने की। ये एक बहुत ही खतरनाक तस्वीर पेश करता है जहां रिश्तों को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर आता है इस लेख का शायद सबसे विस्फोटक दावा। वो ये नहीं कहते कि कुछ महिलाएं ऐसा करती हैं, वो लिखते हैं अधिकांश महिलाएं ऐसा करती हैं, मोस्ट विमेन। हाँ, ये एक अवलोकन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी आबादी पर लगाया गया लांछन है। क्या स्रोत इस अधिकांश शब्द को सही ठहराने के लिए कोई सबूत देता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अधिकांश शब्द के पीछे कोई डेटा, कोई सर्वे या कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है। ये पूरी तरह से लेखक की अपनी दृढ़ धारणा है। तो ये उनकी अपनी भावना पर आधारित है। हाँ, जो उनके अपने दर्द और शोध से निकली है। यही वो पल है जब उनकी निजी कहानी एक सामाजिक सत्य बनने की कोशिश करती है। और ये यही नहीं रुकता, एक और आरोप है कि कुछ महिलाएं शादी ही इस इरादे से करती हैं। ये तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली बात है। हाँ, लेख में ये भी दावा किया गया है कि कुछ महिलाएं शादी ही एक सोची समझी योजना के तहत करती हैं। क्या योजना? योजना ये है कि या तो तलाक लेकर गुजारा भत्ता वसूला जाए या फिर पति की मृत्यु का इंतजार किया जाए ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा करके अपने प्रेमी के साथ रहा जा सके। हाँ, ये शादी की संस्था पर ही एक पूर्व नियोजित हमले जैसा आरोप है। तो ये सारे आरोप, कानूनों का दुरुपयोग, ब्लैकमेलिंग, इन सब के बाद लेखक किसी समाधान पे भी पहुंचते हैं या ये सिर्फ समस्याओं का एक ब्यौरा है? नहीं, वो एक समाधान भी प्रस्तावित करते हैं। वो सिर्फ समस्या का वर्णन नहीं कर रहे बल्कि एक कॉल टू एक्शन भी दे रहे हैं। अच्छा, क्या है वो समाधान? उनका मानना है कि जब तक इन कानूनों में बदलाव नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाली महिलाओं के लिए कठोर सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक ये सब चलता रहेगा। तो उनके लिए इसका हल कानूनी सुधार में है। हाँ, वो सिस्टम को बदलना चाहते हैं जिसने उनके अनुसार उन्हें धोखा दिया है। तो हम कहां से कहां आ गए? एक अकेलेपन से जूझ रहे इंसान की एक साथी पाने की उम्मीद से कहानी शुरू हुई। वो उम्मीद टूटी, रिश्ता बिखरा और एक कड़वी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। और उस लड़ाई की आग में तपकर लेखक एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जहां वो न सिर्फ अपनी पूर्व पत्नी बल्कि एक तरह से पूरी महिला जाति और कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इन सब के बाद उनका अंतिम फैसला क्या है? उनका अंतिम फैसला है हमेशा अविवाहित रहना। और उनका अंतिम निष्कर्ष भी बहुत साफ और कड़वा है। क्या है वो? लेख इस एक पंक्ति के साथ समाप्त होता है कि एक महिला अपने पति या पुरुष से केवल पैसा चाहती है और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। हाँ, ये एक पूर्ण विराम है। उनके लिए अब कोई संदेह नहीं बचा है। उनके पूरे अनुभव और तथाकथित शोध का यही सार है। ये स्रोत इस बात का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे एक गहरा नकारात्मक व्यक्तिगत अनुभव किसी इंसान के दुनिया देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। हाँ, यहाँ व्यक्तिगत विश्वासघात को एक प्रणालीगत समस्या, एक सिस्टमिक फेलियर के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। सही कहा। ये स्रोत इस बात का एक केस स्टडी है कि कैसे व्यक्तिगत आघात को एक सार्वभौमिक सिद्धांत में बदला जा सकता है। लेखक का दर्द वास्तविक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उस दर्द को अपनी व्यापक थ्योरी के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आज की हमारी इस बातचीत का मकसद इसी यात्रा को समझना था, ये पता लगाना कि कैसे घटनाओं के क्रम ने एक असफल शादी से लेकर एक कानूनी लड़ाई तक लेखक को इन कठोर और विवादास्पद निष्कर्षों तक पहुंचाया। और ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ। जब कोई अपनी पर्सनल स्टोरी को एक बड़ी सामाजिक लड़ाई का चेहरा बनाता है तो हम एक वास्तविक शिकायत और व्यक्तिगत दर्द से निकले एक व्यापक सामान्यीकरण के बीच फर्क कैसे करें? एक इंसान की कहानी किस बिंदु पर एक पूरे समाज की कहानी बन जाती है और हमें उसे कैसे देखना चाहिए?